कल एक प्यारा सा चैप्टर पढ़ा आप लोगों ने, बड़ा क्यूट सा। बताइए, चैप्टर को थोड़ा सा पहले देखने की कोशिश करते हैं। डिविडेंड किसे कहते हैं? जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है, जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अपने प्रॉफिट्स का जो हिस्सा देती है वो डिविडेंड कहलाता है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहते हैं, जिसमें से डिविडेंड दिया जाता है। और इस चैप्टर को हम डिविडेंड भी कह सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। डिविडेंड कौन से प्रॉफिट से दे सकते हैं? कैश से भी दे सकते हैं। ये तो डिविडेंड देने का तरीका है ना। सवाल ये कि डिविडेंड क्या हर तरह के प्रॉफिट से दिया जा सकता है? कौन से प्रॉफिट से नहीं दे सकते? कोई से दो ऐसे मुझे प्रॉफिट्स बता दें जिनसे डिविडेंड नहीं दे सकते। ऐसे दो कार्टून जैसे दे सकते हैं। ऐसे दो बता दें जिससे दे सकते हैं। आप वो दो बता दें। अरे एक तो जो लिस्टेड कंपनीज की सिक्योरिटी है। ठीक है, नहीं अगर आप फिर और तो चलेंगे ना। इस वक्त सवाल ये नहीं है कि डिविडेंड देना कैसे है, सवाल ये है कि कंपनी अपने कौन से प्रॉफिट्स, अगर प्रॉफिट नहीं हो तो डिविडेंड नहीं देना। फिर कुछ ऐसे प्रॉफिट्स होते हैं जिनसे डिविडेंड देना मना होता है, कुछ ऐसे गेन्स होते हैं, कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं। गेन आप समझ रहे हैं जी, कौन से गेन से नहीं दे सकते? प्रॉपर्टी जो है उससे नहीं दे सकते। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बाइंग या सेलिंग से आने वाला जो गेन है उससे डिविडेंड नहीं दे सकते। बड़ी अच्छी बात की। कैसी वो एक्सेप्शन है? हाँ तो एक्सेप्शन ये है कि अगर उसका बिजनेस है बाइंग सेलिंग, ठीक है, उसमें उसके बाद ये है कि उसके जो सेलिंग के एक्सपेंसेस है वो माइनस करने के बाद, अगर एक कंपनी का बिजनेस ही बाइंग एंड सेलिंग है और कुछ चीजों पे उसे लॉस हुआ होगा, कुछ पे प्रॉफिट हुआ होगा, वो लॉस कुछ चीजों पे डिस्पोजल पे, कुछ के डिस्पोजल पे प्रॉफिट, उन सबको जोड़ के देखेंगे कि एंड में नेट रिजल्ट प्रॉफिट है या नहीं। तो कोई कंपनी गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स से डिविडेंड नहीं दे सकती सिवाय उस कंपनी के जिसका अपना काम ही फिक्स एसेट्स में डील करना है, उन्हीं को खरीदो फरोख्त करना, और वो कंपनी भी लॉसेस को एडजस्ट करके डिविडेंड देगी। जी के प्लस फौजी भाई। यस सर। और कौन सा ऐसा वो है गेन है जिससे डिविडेंड नहीं दिया जाता? अनरिकॉग्नाइज्ड गेन, अनरिकॉग्नाइज्ड अनरियलाइज्ड गेन जो डायरेक्टली इनकम में क्रेडिट हो जाता है, जो कि नजर नहीं आ रहा, अभी मिला नहीं है लेकिन अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो गया। तो ऐसे जो गेन है उससे हम डिविडेंड नहीं दे सकते। डिविडेंड हमेशा रिकॉग्नाइज्ड डेफिनेट सामने आए हुए प्रॉफिट में से दिया जाएगा। अब आते हैं आपके फेवरेट सवाल, डिविडेंड किन फॉर्म्स में दिया जा सकता है? कैश में डिविडेंड दिया जा सकता है और लिस्टेड कंपनी की सिक्योरिटीज, लिस्टेड कंपनी की सिक्योरिटीज जो सब्सिडियरी कंपनी के पास हो या जिसके पास वो होल्ड जो हमारे पास पड़ी है, वो वाली कंपनी, वो लिस्टेड कंपनी जिसके शेयर्स हमारे पास रखे हुए हैं, हम लिस्टेड कंपनी के अपने हाथ में मौजूद जो शेयर्स हैं वो अपने शेयर होल्डर्स में बांट सकते हैं। अपने शेयर्स की बात नहीं हो रही, हमारी इन्वेस्टमेंट में से जो लिस्टेड शेयर हमारे पास है वो बेचने की बात हो रही है, वो देने की बात हो रही है। ठीक है, ये दो तरीके हैं डिविडेंड देने के। ये जो डिविडेंड कैश में देना है, ये कौन से तीन तरीकों से दिया जा सकता है? डिविडेंड वारंट से दिया जा सकता है, क्रॉस चेक से दिया जा सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक मोड से दिया जा सकता है। वो एंड वाले भाई, कोई ऐसी कंपनी है जिसमें ये तीनों की इजाजत नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है लिस्टेड कंपनी में क्या होगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड होगा, उसका डन। डिविडेंड अगर ड्यू टाइम में ना पहुंचाए तो किसको पकड़ेंगे? आप नहीं आए थे, किसको पकड़ेंगे? चीफ एग्जीक्यूटिव को पकड़ेंगे। और उसको क्या क्या नुकसान पहुंचाया जा सकता है? 2 साल तक की क्या है? 2 साल की है 5 मिलियन जुर्माना और 5 साल तक बैन। तो 5 साल का बैन तो लगना ही लगना है। बाकी जो 2 चीजें हैं ना, उसमें चॉइस है, या जुर्माना हो जाएगा या जेल हो जाएगी या दोनों हो जाएंगे। और उसमें तक की बात है, ये जो 5 साल का बैन है ये डेफिनेट 5 साल का बैन है, लेकिन जो जुर्माना है और जो सजा है उसमें 5 मिलियन तक का जुर्माना और 2 साल तक की कैद। तो ये चीजें हम लोगों ने देखी हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव को पड़ेगी अगर वो डिविडेंड नहीं पहुंचा पाता। एंड पे भाई कोई सी 5 ऐसे रीजन देते हैं जिसकी वजह से चीफ एग्जीक्यूटिव ना पहुंचा सके तो चल जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव आप आए थे कल? कोई से 5 ऐसी रिलैक्सेशंस कि जहां चीफ एग्जीक्यूटिव ये साबित कर दे कि हाँ भाई मतलब हम डिविडेंड नहीं पहुंचा सके और एसईसी भी माफ भी कर दे।
इस चैप्टर का सबसे मशहूर पॉइंट यही है, Yes, सबसे ज्यादा उन्हें यही पसंद है। साथ वाले भाई, सर अगर कोई ऑपरेशन ऑफ लॉ की, अगर कोई ऑपरेशन ऑफ लॉ, अगर कहीं लॉ का निफाज हो उस वजह से पेमेंट ना हो पाई हो, एक, और अगर कोई शर्त ही ऐसी अजीबोगरीब सी, शर्त ही अजीब सी है, शेयर होल्डर ने पेमेंट की ऐसी शर्त रखी जिसको हम कंप्लाई नहीं कर सकते, अगर जो डिटेल्स दी है वो गलत है, ठीक है। एक 5 के अलावा नीचे एक और ऑप्शन है कि एससीसीपी ये भी कह सकता है कि कुछ जरूरी डिटेल ना जमा कराई, जैसे सीएनआईसी ना जमा कराया तो भी रोका जा सकता है। ये उन 5 में नहीं है, लेकिन बहरहाल दिस कैन आल्सो बी अ शर्त। सर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, जी, डिस्प्यूट चल रहा हो कोई, अगर नॉन पोस्टिंग हो अमाउंट शेयर होल्डर से रिकवरेबल हो, इंस्ट्रक्शन दी वो हो गया। नॉन पोस्टिंग हो और आखिरी नॉट पोस्टिंग ऑफ वारंट या लोगों तक डिविडेंड का ना पहुंचना इसकी गलती नहीं है, कंपनी की गलती नहीं है। तो ये 5 बातें। इसके अलावा एससीसीपी खुद भी कह सकता है कि अगर शेयर होल्डर की तरफ से फलाना इन्फॉर्मेशन ना आए तो मत भेजना डिविडेंड। उस फलाना इन्फॉर्मेशन में से एक मशहूर एग्जांपल है सीएनआईसी। और कल को वो ये भी कह सकते हैं कि जो फाइलर नहीं है उनको डिविडेंड ना पहुंचे। जी ये लास्ट में जो बताइए एक नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड नॉन पोस्टिंग ऑफ द हाँ, डिविडेंड का ना पहुंचना या वारंट्स पोस्ट ना हो पाना। अगर कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने सारी चीजें उठा के टीसीएस वालों के हवाले कर दी, मुल्क में शदीद बारिश हुई, इतनी शदीद बारिश हुई कि उनसे चीजें इधर उधर हो गई और उनकी तरफ से डिले हो गई। अगर कंपनी साबित कर दे कि हमने अपना हक फर्ज अदा कर दिया था, आगे से कुछ ऐसा हुआ जो हमारा कसूर नहीं, तो कंपनी बच सकती है। जी, ये बातें सारी समझ आई। डिविडेंड 2 तरह के होते हैं। कौन से 2 तरह? फाइनल डिविडेंड और इंटरम। फाइनल डिविडेंड, ये फौजी भाई के साथ वाले भाई, फाइनल डिविडेंड कौन रिकमेंड करता है और कौन अप्रूव करता है? डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं और मेंबर्स डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं और मेंबर्स अप्रूव करते हैं। मेंबर्स अप्रूव करते हुए क्या क्या कर सकते हैं? सर इसको डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज नहीं कर सकते। इसको डिक्रीज कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बढ़ा नहीं सकते। सेम को एक्सेप्ट कर लें, डिक्रीज कर दें या सिरे से ही कैंसिल कर दें। ये 3 ऑप्शन उनके पास हैं। इंक्रीज करने की उनके पास ऑप्शन नहीं। ये है फाइनल डिविडेंड। ये फाइनल डिविडेंड रिकमेंड डायरेक्टर ने किया और अप्रूव मेंबर्स ने। आप दोनों से जो पीछे भाई बैठे हुए जी, आप आए थे कल? नहीं आए। इनसे पीछे जो भाई बैठा, आप कल आए थे? तो इंटरिम डिविडेंड कौन रिकमेंड करता है और कौन अप्रूव करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही उसमें मेन अथॉरिटी है, वही अप्रूव करते हैं। तो रिकमेंड अप्रूव एक ही दिन कर देते हैं। अब डिविडेंड जो है वो पे हो जाना चाहिए कितने दिनों के अंदर? 15 वर्किंग डेज। ये यहाँ वर्किंग डेज बोलना बहुत जरूरी है। नया लॉ है, पहली दफा यहाँ पे उन्होंने ऐड किए ये वर्ड्स। तो ये 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर डिविडेंड पे हो जाना चाहिए। 15 वर्किंग डेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ। अब अगली बहस ये है कि ये डिक्लेरेशन का दिन कौन सा होता है? फाइनल डिविडेंड में कौन सा दिन होता है? एजीएम। जिस दिन मेंबर्स इकट्ठे होकर डिविडेंड को अप्रूव करते हैं वो होता है डेट ऑफ डिक्लेरेशन। साथ वाले भाई आप कल आए थे। इंटरिम डिविडेंड किस दिन डिक्लेयर होता है? या तो डायरेक्टर्स मीटिंग वाले दिन को हम डेट ऑफ डिक्लेरेशन काउंट करते हैं, या अगर बुक क्लोजर का नोटिस दे दिया गया हो तो फिर क्या होगा? उस डेट से 15 दिन बाकी। किस डेट से? कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर। बुक क्लोजर का एक लिमिट डिफाइन होती है यहां से लेके यहां तक। तो जो उसका पहला दिन है ना, वहां से 15 वर्किंग डेज की गिनती शुरू होगी। आपसे पीछे वाले भाई, ये वर्किंग डेज क्या होते हैं? जिस दिन बैंक की छुट्टी नहीं होती वो वर्किंग डेज नहीं। जो नॉन वर्किंग डे है वो होंगे जिस दिन बैंक की छुट्टी होगी। ठीक, तो अब ये हमें 15 दिन की कैलकुलेशन भी समझ आई। इतना सा चैप्टर है, मतलब ये हमने सारा रिवाइज भी कर लिया सारा। लेकिन खैर बताइए, इस चैप्टर में कोई जुमला, कोई बात, कोई लॉजिक जो नहीं समझ आ रही? जी, जो लिस्टेड कंपनी है सर, उसमें कैश पेमेंट सिर्फ होगी क्रॉस चेक के जरिए या कुछ और? लिस्टेड कंपनी में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होगी अगर वो कैश देना चाहे। कहने का मतलब है डिविडेंड 2 तरीके थे ना, या तो पैसे दे दो या शेयर्स दे दो। वो शेयर्स भी दे सकते हैं। अगर उन्हें पैसे देने हैं तो पैसे देने के 3 तरीके होते थे। लिस्टेड कंपनी के पास 3 तरीके नहीं है, वो एक ही तरीके से पैसे देंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक, बैंक से बैंक में ट्रांसफर होगा, फिजिकल कुछ नहीं, कागज नहीं है, सिर्फ कैश डिपॉजिट होगा।
कैश ट्रांसफर होगा, डिपॉजिट नहीं। असल में इनके अपने अकाउंट में पैसे पड़े हुए होंगे, ये अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करवाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है ना, उस तरह से। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये पैसे पहले निकालें फिर पैसे लोगों को दें या उनके अकाउंट में डालें, ये ऑनलाइन ट्रांसफर होगा। आजकल ऐप से हो जाता है, वेबसाइट पे आप जाए वहां से हो जाता है। ये बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि यार ये 2500 लोग हैं, इनका ये अकाउंट नंबर है, आपने इतनी ट्रांजेक्शन कर लेनी है, बैंक थोड़ा सा सर्विस चार्जेस लेगा और उन सबके अकाउंट में डाल देगा। जी आर्टिकल में लिखा होगा हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही करेंगे, ठीक है। प्राइवेट कंपनी पॉसिबल। देखें, अगर एक प्राइवेट कंपनी है वो कहती है कि हम सिर्फ एक ही तरीके से डिविडेंड देंगे, तो टेक्निकली तो ये कानून के खिलाफ वर्जी है। शेयर होल्डर्स को ये राइट्स मिलना चाहिए, लेकिन शेयर होल्डर्स को ये राइट्स कहाँ मिलना चाहिए? पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनियों में तो थोड़े से मेंबर्स होते हैं, उन्हीं का आपस का मामला होता है, तो बहुत सारी ऐसी शर्तें हैं जो प्राइवेट कंपनियों को उस तरह अप्लाई नहीं करते। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन और डिविडेंड रेगुलेशन है 2017 की, हमारी किताब में तो 2 लाइनें उठाई हैं, वो पूरी रेगुलेशन है 7-8 सफ़े की, उसमें उन्होंने बताया कि इन पे एप्लीकेबल और किस किस तरह से। सर अनलिस्टेड ये फिर एक वो इलीगल काम हो जाएगा अगर वो सिर्फ ये मोड देंगे इलेक्ट्रॉनिक। मतलब अगर अनलिस्टेड लोगों को पाबंद कर देते हैं कि आप सिर्फ ऐसे ही करेंगे और जबकि वो पब्लिक भी हो, तो वो गलत है। लेकिन अगेन वही बात है कि हमारे सिलेबस में गलत साबित नहीं किया जा सकता, उसके लिए हमें डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन की रेगुलेशन 2017 की वो देखनी पड़ेगी। और इन्होंने शुरू में जब सिलेबस आया था तो वो हमारे सिलेबस में डाली थी, और आई वाज थिंकिंग कि इस चैप्टर को बड़ा करने का एक ही तरीका है कि उसमें वो 3-4 सफ़े के उस चीजें डाल रहे हैं। उन्होंने गिनती की 2 लाइनें वहां से उठाई हैं। एक लाइन उठाई है ये 15 वर्किंग डेज वाली, और दूसरी चीज उठाई है कि वो शेयर होल्डर को ये ऑप्शन दिया जाएगा कि वो इनमें से क्या चूज करना चाहता है। जी डिविडेंड एससीसीबी नोटिस खुद लेता है डिविडेंड अगर पे ना किया जाए। जी, अगर डिविडेंड जो है वो ना पे किया जाए तो एससीसीपी नोटिस तब लेगा जब एससीसीपी को कोई बताएगा। तो नॉर्मली क्या होता है, कोई शेयर होल्डर शिकायत लगा देता है, तो एससीसीपी खुद भी नोटिस ले सकता है इस चीज का, उनको शिकायत भी लग सकती है, और तीसरी ऑप्शन है कि कंपनी खुद बता दे, जो कभी भी नहीं बताएगी। तो कंपनी अगर 45 दिन तक नहीं आई एससीसीपी के पास कुछ कहने, तो इसका मतलब है कि अगर कंपनी ना दे सके डिविडेंड टाइम से और इनका इरादा एग्जेम्पशन लेने का हो, तो फिर ये एससीसीपी को इन्फॉर्म करेंगे कि फॉर दैट रीजन इन 5 में से हम डिविडेंड नहीं दे सके। तो ऐसे में आप डिविडेंड विथहोल्ड कर सकते हैं, लेकिन विद इंटीमेशन टू एससीसीपी, उन्हें बताना जरूरी होता है। सर अगर 45 डेज है ना, 45 डेज के अंदर उन्होंने बताना होता है। हाँ, 45 डेज के अंदर बताना, इजाजत 15 दिन में देना होता है, 15 वर्किंग डेज वर्किंग डेज 30 डेज का जैसा रिलैक्सेशन आ गई ना, बहाना सोचने का ऑप्शन आ गया। तभी तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कमाने का इरादा होगा। तो उसी दौरान अगर कोई चला जाए मेंबर, हाँ, अगर वो मेंबर जाएगा और वो कहेगा कि मुझे डिविडेंड नहीं मिला, तो वो कहेंगे कि जी इस वक्त कंपनी के पास एक ऑप्शन है, 45 दिन तक वो हमें रीजन दे सकते हैं, 45 दिन गुजरने के बाद आना, फिर देखेंगे। जी सर ये विथहोल्ड डिविडेंड में इटालिक में लिखा है, इसमें भी अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो फिर भी अप्रूवल लेनी जरूरी। ऐसे में देखें, एससीसीपी खुद आपको कह सकता है, एससीसीपी खुद आपको ये इजाजत दे सकता है कि देखो अगर लोग सीएनआईसी नंबर ना दें अपना या फलाना चीज ना दें तो रोक लेना। अब जब एससीसीपी ने खुद इजाजत दे दी, फिर अब उनसे पूछने की जरूरत नहीं, फिर 45 डेज वाला फिर फिर कोई इजाजत नहीं लेनी। इसीलिए मैं जब एक भाई ने 5 पॉइंट्स में उसको भी डाला तो मैंने कहा नहीं वो एक गलत चीज है, वो 5 पॉइंट्स के लिए इजाजत वाली बात है। ये जनरल बात है कि एससीसीपी हैज द पावर कि वो कंपनियों को कुछ और चीजों पे भी कह सकती है कि ऐसा मत करो। और उसकी एक एग्जांपल ये मैंने आपको बताया ना कि अब अगला जो उनका प्लान है वो ये है कि इसमें एनटीएन की शर्त डाल देंगे, जिसका एनटीएन नहीं है उसको डिविडेंड नहीं आएगा। ये 4 पॉइंट से हट के, हाँ ये 5 पॉइंट्स है। जी ये बुक क्लोजर क्या चीज है? हाँ, डिस्कशन करते करते बुक क्लोजर का एक हल्का सा डिस्कशन हुई है। बुक क्लोजर का मतलब क्या था? बुक क्लोजर का मतलब था कि, बल्कि मैं क्यों बताऊं, ये तो घर वाले बच्चे बताएंगे। बुक क्लोजर क्या है? जब बुक्स को क्लोज कर देंगे, रजिस्टर क्लोज कर देंगे और शेयर आगे ट्रांसफर, रजिस्टर क्लोज कर देंगे। रजिस्टर क्लोज करने का मतलब है रजिस्टर में एंट्री करना मना कर दिया। अब अगर 7 दिन के लिए मेरी बुक्स बंद रही हैं, ये ऐसे ही है जैसे कॉलेज एडमिशन बंद कर देता है, और फिर क्या होता है 5-7 दिन तक एडमिशन बंद रहता है। फिर टीचर से वो पूछते हैं आपके बच्चे क्लास में आ रहे हैं, टीचर कहते हैं आधे आते हैं आधे नहीं आते, वो कहते हैं अच्छा एडमिशन दोबारा से ओपन कर देते हैं। तो ये जो एडमिशन जैसे क्लोज होता है ना, इसका मतलब ये है कि बच्चे तो चाह रहे हैं एडमिशन लेना,
लेकिन इन्होंने कह दिया हमारा रजिस्टर बंद है, सॉरी अब हम इस क्लास में मजीद एंट्री नहीं कर सकते। तो रजिस्टर क्लोज होने का मतलब है कि शेयर ट्रांसफर रजिस्टर जो होता है ना कंपनी के अंदर कि अब इस शेयर का कौन मालिक है, वो उसको रोक देते हैं। वो कहते हैं कि इन 7-8 दिनों में जितने भी दिन के लिए बंद किया है, कोई भी अगर किसी को भी शेयर बेचेगा उसके नाम को इंदराज नहीं किया जाएगा, वरना क्या होगा हर वक्त रजिस्टर अपडेट होता रहेगा और ये बेचारे हिसाब किताब लगा के अभी फारिग हुए होंगे कि किसको डिविडेंड नहीं, हिसाब फिर से चेंज हो जाएगा। तो ये कह देते हैं कि जिस वक्त बुक्स बंद है कोई छोड़ के जाए या कोई नया आए, हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो लोग डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर में हमारे पास नजर आ रहे हैं, हम उन लोगों को डिविडेंड देंगे। तो बुक क्लोजर का मकसद ये है कि लोगों को पता हो कि यार इस दौरान ट्रांजैक्शन करेंगे भी तो डिविडेंड हमें कोई नहीं मिलता जी। तो बुक क्लोजर के लिए क्या करना पड़ता है? नोटिस देना पड़ता है। कितने दिन पहले? साल में कितने ऐसे दिन होते हैं? क्या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं? एक्सटेंशन अप्लाई करके आप मजीद 15 दिन तक भी और ले सकते हैं। तो पूरे साल में विद एक्सटेंशन 45 दिन होते हैं आपके पास और विदाउट एक्सटेंशन 30 डेज होते हैं जब आपकी बुक्स बंद रह सकती हैं। बुक्स बंद हो तो इसका ये मतलब नहीं कि शेयर्स में ट्रेडिंग नहीं हो रही, शेयर्स में ट्रेडिंग हो रही है लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। रजिस्टर स्टॉप हुआ है, उसमें रियल टाइम प्रोसेसिंग नहीं हो रही। अब जब एंड होगा ये टाइम तो इकट्ठे सारी प्रोसेसिंग करेंगे। सर अब यहाँ पर SCCP से 15 दिन की जब एक्सटेंशन लेनी है तो मतलब ये कंपनी तो लिस्टेड होगी कंफर्म? ये डिपेंड करता है सर कि सिर्फ SCCP तो लिस्टेड कंपनी के साथ ही इंगेज होती है सर? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ मतलब जहाँ किताब ने हमें नहीं बताया, हमने खुद से assumption नहीं लेनी। ये इसमें कोई वो नहीं है कि आप बदल जाता है। इवन कई दफा लोग टोटका लगाते हैं लिस्टेड कंपनी में 30 दिन, वहाँ 15 दिन, और ये भी आगे पीछे हो जाते हैं कई दफा। कानून जो है ना वो अंधा है, वो कहीं पे भी कुछ भी लिख देता है जी। डिविडेंड इन्होंने कहा एक्सटेंशन जहां दे रहा है वो 15 दिन है, क्या इससे ज्यादा तो नहीं, क्योंकि डेज बड़े अजीबोगरीब से हैं। AGM में 1 महीने तक की एक्सटेंशन दी, तो इसलिए मतलब कोई टोटके इस तरह के टोटके नहीं बना लेने की एक्सटेंशन हमेशा इस तरह से। जनरल टोटके ये हो सकते हैं कि कंपनी के मेंबर्स को जब भी नोटिस भेजा जाएगा 21 दिन, ठीक है। जब भी रजिस्ट्रार को रेजोल्यूशन जमा कराएंगे 15 दिन, जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन जमा कराएंगे 15 दिन, अदालत के पास जब भी जाएंगे 30 दिन। तो कुछ टोटके हो सकते हैं लेकिन मतलब इतने ज्यादा डेज नहीं है कि हम इतने ज्यादा टोटके बनाएं। सिलेबस में टोटल अगर आप देखें तो कितनी जगह दिनों का तस्करा होगा? चैप्टर बाय चैप्टर चलते हैं। चैप्टर 1 में किधर होगा तस्करा? रजिस्ट्रेशन के वक्त, रजिस्ट्रेशन के शुरू के स्टेप्स के वक्त, और टाइप ऑफ कंपनीज में नहीं है फलाना। एक एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट में कुछ दिनों की कहानी है थोड़ी सी आगे। तो शायद चैप्टर 1 में कुछ 5 जगह देश का जिक्र है। चैप्टर 2 में देश का जिक्र 2-3 दफा है लेकिन तकरीबन मिलता जुलता ही है, ठीक है। डायरेक्टर के अंदर बहुत ही कम देश का जिक्र है। अदर ऑफिसर्स में, चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह में हल्का फुल्का सा दिखता है 14 दिन का, ठीक है। कौन सा तबला? शेयर कैपिटल में ऑथराइज कैपिटल के चेंज में जिक्र है और वेरिएशन में जिक्र है। ना शेयर्स की टाइप्स में उसका जिक्र है, ना ऑथराइज और पेड अप के डिफरेंसेस में उसका जिक्र है, ना शेयर कैपिटल सर्टिफिकेट को समझाते हुए कोई जिक्र है। तो असल में जब हम सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि हर तरफ देनी देना है, लेकिन अगर जरा कंक्रीट करने बैठे हैं तो इतना नहीं है। आप एक रजिस्टर पकड़ें, उसकी हर लाइन पे एक दिन लिखते जाएं जहां जहां देना है, तो रजिस्टर के 3 सफ़े खत्म नहीं होंगे, दिन खत्म हो जाएंगे। तो इतने ज्यादा नहीं है, आप उनको एक सफ़े पे लिख सकते हैं। जब एक सफ़े पे लिख लेंगे तो कुछ उसमें निशानियां ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन अगेन ये टोटके अक्सर खतरनाक हो जाते हैं। असल में सीलो में मसला ये है, सीलो आसान है और आईकेप का जो मिजाज है वो बहुत लॉजिकल सवाल वाला नहीं है। वो लॉजिकल सवाल भी पूछा रटे वाला ही होता है उसमें। तो यहाँ वो जो एक चीज चाहते हैं वो रटा है, तो यहाँ थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा। और उसका मैंने एक आसान टोटका आपको बताया है लिखने वाला। अभी डेज भी एक दफा लिखना है 3 सफ़े पे, तो मैक्सिमम तो आपको लिखते हुए याद हो जाएंगे। उसके बाद आप उनमें सिमिलैरिटीज ढूंढ सकेंगे, फिर आप एक और काम कर सकेंगे, आप किताब क्लास की मदद भी कर सकेंगे। फिर जब सेशन एंड होगा तो फिर आप कहेंगे कि सर मैंने कोशिश की नहीं हुआ, फिर मैं आपको 3 सफ़े दे दूंगा। हमने भी उस तरह की वेटिंग बनाई हुई है, वो आपके हवाले हो जाएगी, उसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन अगेन जो अपनी वर्किंग होगी ना वो ज्यादा अच्छी होगी, जो अपने हाथ से बनती है ना वर्किंग वो कमाल करेगी जी।
वापस डिविडेंड। सर वो लिस्टेड कंपनीज वो शेयर रजिस्ट्रार को भी वो रखती हैं ये ट्रांसफरिंग के लिए, तो उसमें ये बुक क्लोजर में हम शेयर ट्रांसफर को भी नोटिस भेज देते हैं, वो जो शेयर रजिस्ट्रार है, और वो भी रुक जाता है। सिर्फ उन्हीं को नहीं, सीडीसी को भी नोटिस दिया जाता है, सीडीसी भी अपने पास ब्लॉक मार्क कर देता है। जी डिविडेंड अच्छी तरह से समझ आया तो आगे चलो। जी सर। बहुत अच्छी तरह से। यस सर। पास पेपर के सवाल देखिए इसके, तकरीबन एक ही तरह का सवाल है ये विथहोल्ड वाला ज्यादा डिविडेंड विथहोल्ड वाला सवाल। क्यों हो सकता है, क्या एक्सेप्शन है, किस तरह से, सबसे ज्यादा दफा हमने ये चीज पूछी। सिर्फ सवाल का मिजाज थोड़ा सा बदल रहा होता है तो उसको देख के ऐसा लग रहा होता है, या उसका डायग्राम ऐसी बनी हुई होती है कि देख लग रहा होता है वो बड़ा जालिम सा सवाल आने लगा है। सवाल उतना जालिम नहीं होता। चले आगे। यस सर। पक्का। यस सर। अकाउंट्स और एनुअल रिटर्न। प्री रिजल्ट के स्टूडेंट्स, आपका एक सेक्शन मिस हुआ था अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न में। एनुअल रिटर्न का सेक्शन जो कि बाद में जब किताब आई तो उसके अंदर आया हुआ था, तो इसलिए प्री रिजल्ट वालों का अगर कोई एक चीज मिस है तो वो मैं साफ साफ बताना जा रहा हूं। सबसे आखिरी, इसका जो सबसे आखिरी लेक्चर होगा उसमें एनुअल रिटर्न का बात करेंगे। ये चैप्टर अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स और इन सारी चीजों की डिस्कशन करता है। तो इस वक्त हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इस वक्त जो हमारा टारगेट हम समझेंगे ये अकाउंट्स क्या है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स समझने से पहले किताब ने एक जनरल डेफिनेशन दी है बुक एंड पेपर की, बुक और पेपर की। अगर इसकी जगह वर्ड रिकॉर्ड लिखा होता ना तो ज्यादा आसान होता, लेकिन लॉ ने बुक एंड पेपर या बुक और पेपर कैसे कहा है। बुक्स अकाउंट्स की, कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स, डीड्स यानी कि आपके एग्रीमेंट, मुआहदे वगैरह, वोचर्स जो आपकी रसीदों के साथ लगते हैं जिसके बेस पे डेबिट क्रेडिट की एंट्री होती है, राइटिंग्स मुख्तलिफ तरह की जो आपके राइटिंग में कुछ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ अरेंजमेंट है, मुख्तलिफ एम्प्लॉइज़ के साथ के मामला आते हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स वो जो मीटिंग वगैरह के रिकॉर्ड होते हैं, एंड रजिस्टर्स और जितनी भी तरह के रजिस्टर हैं। आसान अल्फाज में हर तरह के रिकॉर्ड को बुक एंड पेपर कहते हैं। बुक और पेपर हो या बुक्स एंड पेपर, इसका मतलब है कंपनी में मौजूद हर तरह का रिकॉर्ड, चाहे ये एक फिजिकल रिकॉर्ड हो चाहे ये कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड हो। एंड पे उन्होंने कहा है मेंटेन्ड ऑन पेपर और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इसका मतलब है कि स्कैन में मौजूद हर कागज, हर सॉफ्टवेयर की एंट्री, हर रसीद जो आपको जनरेट होती है, हर टाइम टेबल जो बनता है, हर एग्रीमेंट जो टीचर्स के साथ होता है, हर फॉर्म जो आप फिल करते हैं, हर वो चीज बुक्स और पेपर है। आसान अल्फाज में बुक्स और पेपर का मतलब है कंपनी के पास मौजूद हर तरह का रिकॉर्ड, चाहे फिजिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक। तो ये जरा थोड़ी सी ब्रॉडर डेफिनेशन है। सिर्फ अकाउंट्स का जिक्र नहीं कर रहे, हर तरह के कागज का जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो कागज हो या कागज भी ना हो। तो बुक्स और पेपर या बुक्स एंड पेपर का मतलब है हर तरह के ये वाले कागज। अब हम बात करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। अकाउंट्स की जो बुक्स हैं, अकाउंट्स के जो कागज हैं वो कौन से होते हैं। पहले हमने बात की हर तरह के कागज की, हर तरह के कागज में बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आते हैं। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या चीज शामिल है, ज्यादातर कंपनियों में 3 चीजों के रिकॉर्ड्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहेंगे। मैं अकाउंट्स नहीं बोल रहा, बुक्स ऑफ अकाउंट बोल रहा हूं। रिसीट और पेमेंट्स, इनकम और एक्सपेंसेस, एसेट्स और लायबिलिटीज, ये 3 चीजें ध्यान में रखनी है। रिसीट एंड पेमेंट, इनकम और एक्सपेंसेस और एसेट्स और लायबिलिटीज। इन 6 तरह के रिकॉर्ड्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। नॉन तो कैश का इन और आउट होने का रिकॉर्ड, एसेट्स का रिकॉर्ड और कंपनी की जो खर्चे और कंपनी की जो आमदनी है उनका रिकॉर्ड, इसको हम कहेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पहले इन 3 को पढ़ते हैं। All sum of money received and expended by a company and matters in relation to which receipt and expenditure takes place. वो तमाम मामले जिसमें पैसे आए या गए और उसके साथ जितने भी कनेक्टेड मामला हैं। नंबर 2, सारी सेल्स और परचेजेस, जितनी भी इनकम हैं, जितने भी आपके परचेजेस के खर्चे हैं वो सारे के सारे। तीसरा एसेट्स एंड, तो ये 3 बातें आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। रिसीट्स, पेमेंट्स, इनकम एक्सपेंसेस या सेल परचेज वगैरह और एसेट लायबिलिटी। देन लॉ ये कहता है कि वो कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, वो कंपनियां जो माइनिंग का काम करती हैं, वो जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रही हैं, वो जो फैक्ट्रियां हैं, वो जो चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, इस तरह की सारी कंपनियां
बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनियां 3 तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं ट्रेडिंग कंपनी, एक को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और एक को हम कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर। गुड्स और सर्विस से 2 चीजें होती हैं। गुड्स बनाने वाले मैन्युफैक्चरर कहलाते हैं, और बने बनाए गुड्स कहीं से लेके आगे बेचने वाले ट्रेडर्स कहलाते हैं। और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो एक ही तरह से जो सर्विस बना रहे हैं वही उसे बेच भी रहे हैं। सर्विस ट्रेड नहीं होती। अगर यहाँ सर्विस ओरिजिनेट हो रही है, अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे से ये चीज परचेज कर रहे हैं, इस टाइम पे आप ये चीज कंज्यूम कर रहे हैं। ट्रेडिंग में ऐसा हो सकता है कि मैं मार्केट से एक मोबाइल खरीदूं और आपको आके बेच दूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा मैं मार्केट से सर्विस खरीदूं और आपको वो वाली सर्विस बेच दूं। तो सर्विस बनाने वाला और बेचने वाला एक ही बंदा होता है, जबकि गुड्स बनाने वाले को मैन्युफैक्चरर कहते हैं और बेचने वाले को ट्रेडर कहते हैं। गुड्स बना के किसी और को बेच दें, आप मैन्युफैक्चरर हैं। कोई बना बनाया गुड्स कहीं से ले और आगे बेचे, वो ट्रेडर है। ऐसा हो सकता है कि एक ही बिजनेस बनाता भी हो, बेचता भी हो और एंड यूजर्स तक भी पहुंचाता हो। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? ट्रेडर का अकाउंट बहुत आसान है। ट्रेडर की जो परचेज और सेल्स है ना, इसमें सारी बातें कवर हो जाती हैं। ट्रेडर ने 20 रुपए की चीज खरीदी, 25 की बेची, परचेजेस में 20 रुपए आ गए और सेल में 25 रुपए आ गए। 25 और 20 परचेज सेल में आ गए, तो उसका प्रॉफिट निकालना आसान। तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स कम्प्लेक्स है। उसने अगर एक 20 रुपए की चीज बनानी है तो उसने अगेन 4 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदना है, फिर कुछ मजदूरों ने उसके ऊपर काम करना है, फिर कुछ बिजली पानी और इस तरह के गैस शैस वाले खर्चे होने हैं, छोटे मोटे पुर्जे शुर्जे लगने हैं। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं ना, इनके अकाउंट्स काफी डिटेल होते हैं। इनको अपने कॉस्ट की जो चीजें हैं ना उनकी डिटेल बनानी पड़ती है। तो लॉ ने ये कह दिया कि सारी कंपनियां तो 3 तरह के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करें, लेकिन वो कंपनियां जो कि प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग या माइनिंग टाइप की चीजें कर रही हैं, उनको आइटम्स ऑफ कॉस्ट भी रखनी है। यानी कि उन्हें ये डिटेल रखनी होगी कि उनकी कॉस्ट के कितने कंपोनेंट है, उनका मटेरियल पे कितना खर्चा लगा, उनका लेबर पे कितना खर्चा लगा। लेबर अगर 3 तरह का था तो उन पे कितना खर्चा लगा, कितने आवर्स काम हुआ, हर आवर का कितना रेट था, किस तरह से था। अगेन मुझे आगे बड़ी खुशी होगी जब कंपनी लॉ कैफ 7 ही होगा और लोग मिक्सिंग खत्म करेंगे और फिर पीछे से ग्रुप ए पढ़ के आ रहे होंगे, तो ग्रुप ए में वो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ के आए होंगे, तो फिर मेरे लिए समझाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अभी आपने सोच सकता है किसने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी हो, कुछ ने ना पढ़ी हो। बहरहाल किसी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट की डिटेल्स है ना, वो भी उसने मेंटेन करनी है अगर वो इनमें से किसी बिजनेस में है। प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, ये सारे वही काम है जो मैन्युफैक्चरर्स वगैरह होते हैं। डन। तो 3 चीजें हमेशा बतानी है। अब अगर डेफिनेशन आ जाए तो आपने ये 3 चीजें बता के चौथे के बारे में कह देना है कि ये सिर्फ इन लोगों का जिक्र होगा। आईकेएफ से आना हो सकता है वो आपसे कहीं ट्रेडिंग कंपनी बड़ी जबरदस्त किस्म की, उन्हें समझ नहीं आ रहा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या रखें, आप बताओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या रखें। और अब आप जज्बाती होकर चौथी वाली बात लिख देंगे तो आईकेएफ कहेगा कि ये बच्चे को इतना ही नहीं पता कि चौथी वाली बात तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए। जी सर, जो आप कह रहे हैं सर्विस ट्रेड नहीं हो सकती, जो लेक्चर रिकॉर्ड करती है नहीं, असल में वही बात है कि सर्विस नहीं है। सर्विस क्या है? सर्विस ये है कि एक चीज डिलीवर हो रही है दूसरे को और दूसरा बंदा उसको उसी वक्त कंज्यूम कर रहा है। अगर आपने एक दफा सर्विस परचेज की तो आप उसको कंज्यूम कर लेते हैं, कंज्यूम करने पे वो सर्विस खत्म हो जाती है। अब क्या होता है, ये जो ऑनलाइन लेक्चर है इसमें मिक्सिंग होती है, इसमें सर्विस और प्रोडक्ट को मिक्स किया जाता है। ये ऐसे जैसे रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हैं, आपके सामने एक प्रोडक्ट बनी भी आती है और आपको एक एम्बियंस मिलता है जिसमें आपको वो सर्विस प्रोवाइड हो रही होती है। तो ये जो ऑनलाइन लेक्चर है इसमें ये चीजें मिल के होती हैं। जो क्लास में फिजिकली आ रहे होते हैं वो सर्विस को डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे होते हैं। जो ऑनलाइन क्लास में होते हैं उनको एक प्रोडक्ट रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती है और साथ में कुछ सर्विसेज होती हैं जो कनेक्टेड होती हैं। यानी कि ऑनलाइन क्लास पर ऐसा नहीं होता कि बस लेक्चर उठाए और देख लिए, उसमें लेक्चर्स होते हैं। व्हाट्सएप पे टीचर साथ साथ जो है वो मैसेजेस वगैरह को देख रहा होता है। ऑनलाइन टेस्टिंग के पूरा निजाम होता है और जिस वक्त वो लेक्चर करा रहा होता है अगर वो उस वक्त लाइव जा रहा है तो उस वक्त जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनके जवाब होते हैं। तो आप वो लेक्चर उठा के दे सकते हैं, वो सवाल जवाब तो खत्म हो गया, आपने कंज्यूम कर लिए, वो कहानी फौत हो गई। तो जो असल पूरी सर्विस है वो फॉरवर्ड नहीं होती, सर्विस का वो हिस्सा जो कैच कर लिया गया होता है बस उतना ट्रांसफर हो जाता है। तो इसीलिए कॉलेजेस इसको एक अलग प्रोडक्ट के तौर पे वो करते हैं। यानी कि अगर कॉलेज कहे कि जी हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर ले लेना और कुछ नहीं मिलेगा तो उसके पैसे कम। अगर वो रिकॉर्डेड लेक्चर भी होगा और टीचर व्हाट्सएप में भी सपोर्ट देगा, पैसे ज्यादा। अगर वो कहें कि क्लास में टीचर खड़ा हुआ होगा वो साथ साथ आपके सवालों को भी देख रहा होगा, पैसे थोड़े से और ज्यादा।
ये डिपेंड करता है कि कॉलेज कितना मैथमेटिकली चलता है। लेकिन अगर कॉलेज अच्छा हो, समझदार हो और बच्चों का दुख रखता हो तो फिर वो इन सारी चीजों को मिला के प्रोवाइड करता है और पैसे भी कम चार्ज करता है। हम इस वक्त एक नेक परवर कॉलेज में मौजूद हैं जो कि अच्छा सोचता है और इवन उसका भी एक ही कैंपस अच्छा सोचता है। तो दूसरे कैंपस में भी आप जो है वो अगर फिजिकल क्लास ले रहे हैं तो आपको ऑनलाइन क्लास नहीं मिलती साथ। तो इधर तो फिजिकल वालों को ऑनलाइन क्लास में मिलती है, इधर तो जिनको प्योर फिजिकल क्लास मिले वो तक जो है वो क्लास में नहीं आता और उसमें होते हैं कि शायद बाद में रिकॉर्डेड क्लास मिल जाए। पता नहीं एंड पे क्या बनना है वीडियोस का। जी ये बातें समझ आई? हर कंपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगी। बड़ी सीधी सी बात है। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या मतलब है? नीटली, बाकी अगर वो फिजिकल रजिस्टर है तो साफ सुथरे हो, लेजिबल हो, दीमक ना लगी हुई हो, पानी में ना भीगे हुए हो। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं, एक्सेल की फाइल, वर्ड वगैरह की फाइल्स हैं, फिर करप्ट ना हुई हुई हो, प्रॉपर तरीके से सेफ हुई हुई हो, उसको पासवर्ड वगैरह लगे हुए हो। वो अगर ये एक डेटाबेस है तो डेटाबेस ऐसी हो जिसमें सारी एंट्री हुई हो। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का आसान मतलब ये है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट जो कंपनी की असल पिक्चर दिखा सके, वो है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हर कंपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखेगी। ये जो मैंने फिर से रिपीट किया, वो कंपनी जो प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और फलाना फलाना में है, वो कॉस्ट अकाउंट्स के स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स भी अपने पास रखेंगे। कौन से पर्टिकुलर्स? एक SRO है लंबा चौड़ा सा 50-60 सफ़े का, उसमें उन्होंने पूरा फॉर्मेट बताया है कि आप इस फॉर्मेट पे अपने कॉस्ट अकाउंट्स रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में एक ही लाइन है, जो वो स्पेसिफाई कर देंगे फॉर्मेट उसके मुताबिक। अब अगला सवाल, ये बुक्स ऑफ अकाउंट जो हम रख रहे हैं ये कब तक ऐसे संभाल के रखना है? लॉ ये कहता है कि आपने 10 साल तक मिनिमम इसको संभाल के रखना है। ये 10 साल कब से स्टार्ट होंगे? इनकॉर्पोरेशन से ऑनवर्ड, यानी कि अगर कंपनी के इनकॉर्पोरेट हुए 2 साल हुए हैं तो दोनों के दोनों साल आपके पास होने चाहिए। इनकॉर्पोरेट हुए अगर 9 साल हुए हैं तो 9 के 9 साल का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। इनकॉर्पोरेट हुए अगर 11 साल हुए हैं तो पहला साल छोड़ के आगे के। तो इसमें जो लॉ के अल्फाज हैं वो ये हैं कि हर कंपनी के पास इन एनी फाइनेंशियल ईयर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में पिछले 10 के रिकॉर्ड्स लाजमी होने चाहिए। जो ईयर है वो तो है ही है, तो एट एनी गिवन टाइम एक कंपनी के पास पिछले 10 साल का सारा रिकॉर्ड मौजूद हो। और अगर कंपनी को बने, ये जुमला कहती हूँ एकदम से ख्याल आया कि अगर कंपनी बनी ही 4 साल पहले हो और इन्होंने कह दिया आपके पास हमेशा पिछले 10 साल का रिकॉर्ड होना चाहिए, तो अगर 4 साल पहले बनी है तो 2 जुमले हो गए। कंपनी के पास 10 साल का रिकॉर्ड होना चाहिए और अगर कंपनी को बने कम टाइम हुआ है, 10 साल से कम, तो जितना टाइम हुआ है सारे टाइम का रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए। अगर कंपनी चल रही थी और अचानक से वाइंडिंग अप शुरू हो गई, तो जैसी वाइंडिंग अप शुरू हुई, कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह जो है वो रोते रोते दरिया तक जाएंगे और कंपनी की सारी बुक्स दरिया में फेंक देंगे कि अब तो कंपनी ही नहीं रही, अब इन किताबों का क्या करेंगे? ऐसे होगा? तो क्या वो किताबें फिर भी जिंदा रहेंगी? कौन रखेगा उनकी? लिक्विडेटर। वाइंडिंग अप पे गवर्नमेंट का नुमाइंदा आ जाता था, वो सारी चीजों का टेक ओवर कर लेता था, मैनेजमेंट साइड पे हो गई, तो लिक्विडेटर भी उसी तरह से आपकी बुक संभाल के रखेगा जैसे एक चलती हुई कंपनी अपनी बुक संभाल के रखे हुए थी। जब कंपनी की एक्चुअल में डिसोल्यूशन हो जाएगी, फिर उसके बाद उन किताबों का क्या किया जाएगा वो हमें वाइंडिंग अप वाले सीए फाइनल में बताएंगे। कैफ में तो हमें ज्यादा नहीं बताया गया। कैफ तो हमने देखा था, वहां तो शुगल मुगल था, छोटा सा प्यारा सा चैप्टर था, नहीं था शुगल मुगल। सर आपने तो शुगल मुगल कह दिया, रट्टा तो हमने मारना है ना, लेकिन कितना मारना है? रट्टा 100 को तो नहीं मारना, असल तकलीफ का रट्टा सिर्फ वो 200 है। चले 15 नंबर अगर एक चैप्टर दे रहा हो कम से कम, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये रट्टा तकलीफ दे। सर बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्क होगा। बड़ा कीमती और खूबसूरत सवाल है। ये सवाल मुझे फोर्स कर देगा कि मैं अगली स्लाइड पे चला गया। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बाद जो अगला टॉपिक है ना वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो वहां हम देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या फर्क है। जी बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहां तक समझ आए? बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां रखें? रजिस्टर ऑफिस। लेकिन फर्ज करें हमारी फैक्ट्री है रजिस्टर ऑफिस से कोई 50 किलोमीटर दूर और सारा काम फैक्ट्री में होता है डेली, तो डेली हम तो भूल जाएंगे कि पूरे दिन के सारे रिकॉर्ड उठा के बार बार रजिस्टर्ड ऑफिस ट्रांसफर करते रहेंगे।
सर उसका कोई दूसरा मिनी ऑफिस भी होगा वहाँ? कोई दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, लॉ ने हमें इजाजत दे दी। लॉ ने कहा कि देखो अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस पे अपनी बुक्स ना रख सको, पहला तो रूल है कि आपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखने हैं। अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस पे नहीं रखना चाहते तो रजिस्ट्रार को बताओ कि हम फलाना जगह पे रखने लगे हैं, तो हो सकता है आप अपनी उसी फैक्ट्री में रख लो, बस रजिस्ट्रार को पता होना चाहिए कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ पड़े हुए हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो मेन रूल है वो ये है कि कहाँ होने चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस पे। रूल नंबर 2, अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस पे नहीं रखना चाहते तो आप किसी और लोकेशन पे रख सकते हैं, अगर आप रजिस्ट्रार को 7 दिनों के अंदर अंदर इंटीमेट कर दें। इंटीमेट मतलब इत्तला कर दें, खबरदार कर दें, बता दें। ये इजाजत लेने की बात नहीं हो रही, अप्रूवल नहीं लेना, किसी और जगह पे रखने के 7 दिनों के अंदर अंदर उसे बता दें भाईजान हमने इस तरह से कर दिया। हाँ, डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करेंगे सारा, वो मेजॉरिटी से डिसाइड करेंगे कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जगह चेंज करें, और अगर वो डिसाइड करते हैं तो हम उस चेंज हुई जगह पे रख लेंगे, और रखने के 7 दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बता देंगे कि भाईजान अब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की लोकेशन बदल गई है। अब फिर एक और तीसरी तरह का मामला आता है, वो कंपनियां जिनकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, 15-20 ब्रांचेज हैं। अब 15-20 ब्रांचेज हैं, ये किसी एक लोकेशन पे तो अपने अकाउंट्स रख नहीं सकेंगे इतने आराम से। तो लॉ ने इजाजत दे दी है कि ठीक है, अगर आपकी ज्यादा ब्रांचेज हैं आप ब्रांचेज पे रखो अकाउंट्स, लेकिन एक पीरियोडिकल समरी, पीरियोडिकल समरी इज लाइक एक खास टाइम पीरियड डिफाइन कर लें कि हम हर वीक की समरी भेजा करेंगे या हर मंथ की समरी भेजा करेंगे। आप एक टाइम पीरियड डिफाइन कर लें और हर वो टाइम पीरियड गुजरने के बाद आप सारी ब्रांचेस की समरी उठा के ले आए कहाँ, रजिस्टर्ड ऑफिस या वो जगह जो आपने बताई। 2 ऑप्शन थे ना, आप रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी रख सकते हैं या कोई और जगह भी चूज कर सकते हैं रजिस्ट्रार को बता के। तो जो भी जगह आपने चूज की हुई है, जिधर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे हुए हैं, आप ब्रांचेस के केस में असल अकाउंट्स रखें ब्रांच पे और उसकी समरीज उठा के भेज दिया करें रजिस्टर्ड ऑफिस या उस जगह जहां पे अकाउंट्स रखे हुए। इस केस में भी सर रजिस्ट्रार को बताएंगे? जी इस केस में नहीं, ये उन्होंने इजाजत दे दी है कि ये अब आपको एक इजाजत है, टाइम पीरियड भी आप अपनी मर्जी से वो कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि पीरियोडिकल समराइज रिटर्न शुड रीच रजिस्टर ऑफिस और अदर स्पेसिफाइड प्लेस पीरियोडिकली। आप अपनी ब्रांच पे मेंटेन करेंगे अकाउंट्स और बस पीरियोडिकली भिजवा दिया करेंगे, यहाँ कोई इजाजत की जरूरत नहीं है। यानी जिन कंपनियों की ब्रांचेस हैं उनको ये रिलैक्सेशन है कि ब्रांचेस पे असल अकाउंटिंग करो और रजिस्टर्ड ऑफिस में जहां आपके सारे रिकॉर्ड मेन रखे हुए हैं उधर समरियां भेज करो। इवन ये पीरियड भी नहीं डिफाइन, ये टाइम पीरियड 15 दिन है, 10-10 दिन का फासला है, महीने का फासला है, 3-3 महीने का फासला है, 6 महीने भी तो एक टाइम पीरियड ही होता है। तो सकता है कंपनी का हर 6 महीने बाद रिकॉर्ड रख दिया जाएगा। पुराने कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में ये लिखा हुआ था कि ये टाइम पीरियड 3 महीने से बड़ा नहीं होना चाहिए, बट कंपनीज एक्ट 2017 की वो वाली लाइन खाई गई। जब लॉ अप्रूव हुआ तो उन्होंने उड़ा दिया उसे, तो अब उन्हें खुद भी नहीं पता कि उन्होंने ये वाले सेक्शन को तनहा छोड़ दिया। तब ये पीरियोडिकल समरी और पीरियड नहीं डिफाइन। जो भी कंपनी ने टाइम पीरियड डिफाइन किया होगा, चाहे वो 8 महीने हो, उस टाइम पीरियड के बाद आप समरीज उठा के भेज देंगे। डन? ये कंपनी खुद डिफाइन करेगी पीरियड? जी ये टाइम पीरियड कंपनी ही डिफाइन करेगी, लॉ ने नहीं कहा। ये कंपनी खुद टाइम पीरियड डिफाइन करेगी और उस टाइम पीरियड के बाद चीजें अवेलेबल कर देगी। अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी के पास रखी हुई हैं या किसी खास जगह रखी हुई है या रजिस्टर ऑफिस पे रखी हुई है या कुछ ब्रांचेस पे रखा हुआ है, कुछ रजिस्टर ऑफिस पे रखा हुआ है, क्या कंपनी के मेंबर्स या कुछ और लोग ये रिकॉर्ड्स देख सकते हैं? जहां लॉ हमें खास तौर पे इजाजत देगा वहां देख सकते हैं। मीटिंग के अंदर मीटिंग के मिनट्स का रजिस्टर देखने की इजाजत दी है एक चैप्टर, इन्वेस्टमेंट का रजिस्टर देखने की इजाजत दी है एक और चैप्टर में। तो जब लॉ खामोश और इजाजत ना दे तो कॉमन रूल ये है कि मेंबर्स आर नॉट अलाउड कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकें। लेकिन अगर डायरेक्टर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स कभी भी देखना चाहें ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स तो वो देख सकते हैं, और कंपनी के एम्प्लॉइज पाबंद हैं, लीगली पाबंद हैं कि डायरेक्टर अगर कहे कि मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चीज दिखाओ तो वो एम्प्लॉई उन्हें वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाने के पाबंद है। मेंबरों को इजाजत क्यों नहीं दी? क्योंकि उनका जब भी दिल करे तो वो मेंबर्स को इजाजत दे दी तो मेंबर्स को तो जब दिल करेगा वो कंपनी का टाइम वेस्ट करने आ जाएंगे। रात से बिजली चली गई और वो ऐसे ही बिल्कुल घर में बिजली चली गई है, वो कंपनी में पहुंच जाए और वो वहां पे जाके कहीं मैं इस कंपनी का मेंबर हूँ, ओनर्स में से हूँ, मैं इंस्पेक्शन करने आया हूँ,
मुझे 3 साल पुराने रिकॉर्ड निकाल के दिखाएं। अब 3 साल पुराने रिकॉर्ड कितने पीछे रखे हुए होंगे, वो उसे ढूंढने जाएंगे, इस दौरान ये वहां पे मौजूद जो बंदा उसे वाईफाई का पासवर्ड भी पूछ चुका होगा और 2-2.5 घंटे तक इनका टाइम बर्बाद करेगा। जब ये रिकॉर्ड लेके आएंगे इसको घर से पता लग जाएगा कि बिजली आ गई है, कहेगा आप ये 3 साल पीछे वाले रिकॉर्ड देखने में तो सही लग रहे हैं, मैंने देखना था वो है या नहीं, क्या कहते हैं प्रॉपर है या नहीं। कुछ को रिडक्शन इंफॉर्मेशन भी तो होती है मेंबर से नहीं, यानी कि अगर मतलब मेंबर्स को इजाजत हो तो फिर मेंबर से नहीं छुपाना है। इसीलिए लॉ ने कहा है कि मेंबर्स को खुलम खुला इजाजत नहीं है। कुछ जगह लॉ कह देगा कि ये रजिस्टर दिन में 2 घंटे के लिए मेंबर को दिखाना चाहो दिखा सकते हैं, अदरवाइज जो कॉमन रूल है मेंबर्स आर नॉट अलाउड कि वो कंपनी के रिकॉर्ड्स देख सकें। सर ऑडिटर देन हु आर अलाउड? डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, ऑडिटर्स, इन लोगों को इजाजत है ये अगर देखना चाहे। इवन रजिस्ट्रार अगर देखना चाहे, छापा मारना चाहे, रिकॉर्ड जब्त करना चाहे, वो बातें भी हमने पढ़ी हुई हैं। तो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट अगर आपसे कोई पूछे कौन इंस्पेक्ट कर सकते हैं तो आप रजिस्ट्रार वगैरह तो कभी भी कर सकते हैं। डायरेक्टर्स के बारे में है कि डायरेक्टर ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स इंस्पेक्ट करेंगे और कंपनी के एम्प्लॉइज डायरेक्टर्स को फैसिलिटेट करेंगे इस चेकिंग के अंदर। जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? यही पूछ रहा है, यही पूछ, अगर डायरेक्टर ऑथराइज करे फिर देख इंस्पेक्ट जी अगर डायरेक्टर खुद ही से मेंबर्स को इजाजत दे देते हैं कि हाँ भाई ये वाले मेंबर्स को इस टाइम के लिए हम बुक्स देखना अलाउ कर रहे हैं, तो आर्टिकल्स में कुछ ऐसा ऐड किया जा सकता है। क्योंकि लॉ खामोश है, हमने कहा कि मेंबर्स के पास एब्सोल्यूट राइट नहीं है, लेकिन डायरेक्टर्स वगैरह मिलके ये तय कर सकते हैं कि मेंबर्स ये चीज देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनके पास सामने वाशगाफ राइट नहीं है। ये लोग खुद कहते हैं कि हाँ भाई आप मेंबर्स की 5 बंदों की कमेटी आप लोग आके देखना चाहें तो देख सकते हैं, तो वो ऐसा हो सकता है। बुक्स ऑफ अकाउंट समझ आया? यस सर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब है अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स। बुक्स और पेपर का मतलब क्या है? हर तरह के बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन सी रखनी है, कहाँ रखनी है, किस फॉर्म में रखनी है, ये सारी बातें समझ आएंगी। यस सर। अब चलते हैं भाई के सवाल की तरफ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या फर्क होगा? वही फर्क जो ट्रायल और प्रॉफिट एंड लॉस में होता है, वही फर्क जो लेजर्स और बैलेंस शीट में होता है, वही फर्क जो एंट्रीज और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में होता है। कौन सा फर्क? यानी एक रिकॉर्ड है, रफ रिकॉर्ड, चीजें बिखरी पड़ी हैं, लेजर है, फलाना, और एक उन सबको खूबसूरत तरीके से चंद खास शक्लों में ढाल के सालाना बेसिस पे यूजर्स के सामने प्रेजेंट करता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आउटकम है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारे रिकॉर्ड रखे हुए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप उन सबको कुछ खास स्टेटमेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। 1 मिनट मैं क्यों लिखूं आपको खास स्टेटमेंट्स कौन से? यस सर। अकाउंटेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटीज 5 चलें जी भाई, ये बताना शुरू हुए हैं तो भाई अब कम से कम 5 नाम बताएंगे। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट्स, यस सर। फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ये 5 हो गए। उसके अलावा एनी अदर जो एनी अदर तो खैर आपके पास हमेशा ऑप्शन मौजूद है। कंपैरेटिव कंपैरेटिव्स जो पिछले सालों के रिकॉर्ड्स हैं, जो अगर आपके फाइनेंशियल्स में एक से ज्यादा ईयर नजर आ रहे हैं, 2018 के साथ 2017 भी नजर आ रहा है, तो ये कहलाता है कंपैरेटिव। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर लॉ से पूछें तो लॉ वाले ही कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या कॉम्प्रिहेंसिव, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स। ये 5 तो वो हैं जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। छठी चीज है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन जो कि पिछले पीरियड्स की हो, एंड एनी अदर स्टेटमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो कल को वो किसी भी और स्टेटमेंट को उठ के कह दें कि आज से इसको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह दिया करना, हम उसे कह दिया करेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फर्क समझ आया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक खास फॉर्मेट में खास तरह के नाम है जिसमें हमने यूजर्स को इंफॉर्मेशन देनी है, जबकि बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो कुछ भी हो सकता है। सर इनके अलावा कौन सी हो सकती है? इनके अलावा स्टेटमेंट ऑफ मूवमेंट इन एम्प्लॉइज, स्टेटमेंट ऑफ मूवमेंट इन म्यूचुअल फंड, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स, स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज फॉर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के केस में कुछ 6 तरह के तो और रिकॉर्ड भी होते हैं। इंश्योरेंस में क्या होता है, लोगों ने क्लेम किया हुआ होता है, क्लेम के बाद उन लोगों को पैसे देने होते हैं। फिर इंश्योरेंस में पॉलिसियां होती हैं, पॉलिसियों की किस्तें होती हैं लोगों से, तो वो फिर पॉलिसी की एक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। तो अलग अलग तरह की कंपनियों में हो सकता है वो कुछ ना कुछ आपको बता दें कि ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, वो भी बना सकते हैं। ये 5 जनरल पर्पस हैं, इन्हें कहते हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
कि ये 5 तो होती हैं, उसके अलावा किसी भी खास सेक्टर में जो वो कह देंगे हम उसको मानेंगे। म्यूचुअल फंड में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फंड भी होता है। सुकू की याद है जब मैंने इस्लामिक को एग्जांपल दी थी, तो फिर हमने क्या कहा था कि वो उसकी अमाउंट चेंज होती रहती है। नया प्रॉफिट आया, कुछ माइनस हुआ, कुछ ऐड हुआ, कुछ लेस हुआ, तो वो 100 रुपए वाला 120 पे चला गया था, फिर वो 80-90 पे गिर गया था। तो वो जो मूवमेंट है वो भी स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो रही होती है। म्यूचुअल फंड इस तरह से चल रहे होते हैं। अब भाई पूछेंगे कैसे, आप उस दिन एब्सेंट है? यस सर। जी, फिजिकल क्लास में एब्सेंट होना तो जुर्म है सर। ये 5 भी कंपनी में होना जरूरी है? ये 5 कम से कम होना जरूरी सर तो कैश फ्लो तो एसोसिएशन नॉन फॉर प्रॉफिट के लिए नहीं होती? नहीं। कैश फ्लो में सर रिसीटेड पेमेंट एक्सपेंडिचर। असल में देखें, ये जो प्रॉफिट और लॉस है ना, ये बदल जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। यहाँ नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है और एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट इन प्लेस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट। तो जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, इसको नॉट फॉर प्रॉफिट में इसका अल्फाज बदल जाते हैं, क्योंकि वहां प्रॉफिट का लफ्ज इस्तेमाल करना बुरा है। तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। फिर कैश फ्लो के बजाय रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं, काम चल जाएगा। लेकिन कैश फ्लो का अपना एक पैटर्न है, तो इसलिए सिर्फ जो मेन एक्सेप्शन है ना वो यहाँ पे है, प्रॉफिट एंड लॉस की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। जी बात समझ आ रही है? यस सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब कोई भी ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो किसी भी फाइनेंशियल पीरियड या फाइनेंशियल ईयर से रिलेट कर रही है। फाइनेंशियल पीरियड या फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल पीरियड का क्या मतलब है? काउंटिंग जितने टाइम की जितना टाइम पीरियड, 3 महीने के अकाउंट भी हो सकते हैं, 6 महीने के अकाउंट भी हो सकते हैं, महीने के अकाउंट भी हो सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर से क्या मतलब है? पूरा साल। 12 मंथ। बड़ी मजे की डेफिनेशन है। वो कहते हैं फाइनेंशियल ईयर उस पूरे साल को कहते हैं जो कि पूरा साल हो या ना हो। बड़ी मजाकिया सी डेफिनेशन है। फाइनेंशियल ईयर वो पूरा साल है जिससे रिलेटेड अकाउंट्स बनाए जाते हैं, चाहे वो पूरा साल है या नहीं। बाकी ये लिखा हुआ देख लेते हैं। In relation to company or other body corporate means the period in respect of which any financial statement of company or body corporate, as the case may be, laid before a general meeting is made, whether that period is year or not. और definition क्या है? Financial year वो time period है जो year हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये क्या कहना चाहते हैं? मंथली क्वार्टरली इनकॉर्पोरेशन पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, पता लगा 5 महीने बाद ईयर एंड आ गया, तो हो सकता है पहले अकाउंट्स 5 महीने के बने। ऐसा भी हो सकता है पहले अकाउंट्स 13 महीने के बने। ऐसा हो सकता है कि कंपनी अपने एक ईयर से दूसरे ईयर चेंज कर रही हो टैक्स की वजह से या कुछ और उस दौरान उसको कुछ अकाउंट्स ऐसे जरा बड़े या छोटे बनाने पड़ जाए। तो उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल ईयर से मुराद है आपका वो टाइम पीरियड जिसके आप अकाउंट्स बना के मेंबर्स के सामने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में रखते हैं, चाहे वो टाइम पूरा 1 साल था या नहीं था। तो हम कहेंगे ना फर्स्ट ईयर के अकाउंट्स रखे मेंबर्स के सामने, और हो सकता है कंपनी 5 महीने पहले पैदा हुई हो, तो 5 महीने के अकाउंट्स को हम कह रहे होंगे हमारे पहले साल के अकाउंट्स हैं। तो इसलिए लीगली उनको बेचारों को अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े कि चाहे ईयर हो या ना हो, हमने उसे ईयर कहना है। यहां तक कोई परेशानी कोई नहीं। फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं। किसी भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर कैसे कहेंगे? वो टाइम पीरियड, वो मुद्दत इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, जिसके हिसाब से एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट एज द केस में भी, कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, मे बी लेट बिफोर इट इन जनरल मीटिंग इज मेड अप वेदर दैट पीरियड इज अ ईयर और नॉट। तो जब भी किसी टाइम ड्यूरेशन के अकाउंट्स उठा के उस कंपनी के मेंबर्स के सामने जनरल मीटिंग में रखे जाएं, तो वो उस फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट्स कहलाएंगे, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर पूरा 1 साल हो या ना। क्लियर? यहां तक कोई परेशानी? सब समझ आ रहा है? आगे कहानी थोड़ी सी लंबी हो जाती है। आगे हमने एक पूरा फ्लो पढ़ना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक पूरा प्रोसेस है। तो ठीक है, मतलब अगले दिन की उम्मीद भी रखनी चाहिए। किताब दिन है, बस थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ के आना है। आपको कितना बुरा सा लग रहा होगा इतना कम पढ़ते हैं। जी पेज 95 आप पढ़ेंगे और 96 सिर्फ आप पढ़ेंगे। आपको कितना गंदा लग रहा होगा इतना कम पढ़ेंगे।
बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। याद रहे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसने और डिविडेंड ने मिलके 15 से 30 नंबर देने हैं। यस यूं समझे, इसने डिविडेंड ने और वाइंडिंग अप से मिलके 30 से 40 नंबर देने हैं। 3 चैप्टर में 30 से 40 नंबर के। मैं कहता हूँ इस दफा जो फेल हुआ ना उसे तो बहुत मार पड़नी चाहिए। मतलब जो इस दफा फेल हुआ ना, इसका मतलब तो जिंदगी में कभी पास होने की ख्वाहिश नहीं। 2 साल की जितना मजेदार हो गया ना सिलेबस, उस बच्चे में तो 5 साल की पाबंदी होनी चाहिए, वो किसी कॉलेज ना पढ़ सके। 2 साल की जेल 2 साल की जेल। जिसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कर लें टेलीग्राम को बता दिया। यार छोड़ो, आप डिलीट करो नहीं।